न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। जैसलमेर में BSF की वर्दी में हुआ बड़ा बदलाव। नई डिजिटल पैटर्न वाले आरामदायक और मजबूत कॉम्बैट ड्रेस में दिखेंगे जवान। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर गुजरात IIM के अध्यक्ष डॉक्टर मेहुल शाह का बयान। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में अभी सभी की नजर मेघालय के शिलांग की पूर्वी खासी हिल्स पुलिस। तो खबरें विस्तार से। जैसलमेर में BSF की वर्दी में हुआ बड़ा बदलाव। नई डिजिटल पैटर्न वाली आरामदायक और मजबूत कॉम्बैट ड्रेस में दिखेंगे अब जवान। देश की सीमा की रक्षा करने वाली पहली पंक्ति बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की वर्दी अब बदली हुई नजर आएगी। अब यह बदलाव न केवल दिखने में नया होगा बल्कि पहनने में भी अधिक आरामदायक और उपयोग में अधिक टिकाऊ भी है। BSF की यह नई वर्दी एक डिजिटल पैटर्न वाली कॉम्बैट ड्रेस होगी जो जवानों की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। यह बदलाव वर्दी को अधिक मुलायम, सांस लेने योग्य और लचीला बनाया गया, जिससे जवानों को दिन रात के संचालन में अधिक सुविधा मिलेगी। इस बार वर्दी में डिजिटल प्रिंट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह ड्रेस पहले से अधिक उन्नत और व्यवहारिक बन जाएगी। डिजिटल पैटर्न न केवल आंखों को भ्रमित कर दुश्मन से छिपने में मदद करेगा बल्कि यह वर्दी लंबे समय तक अपने रंग और गुणवत्ता को भी बनाए रखेगी। इसमें काफी चेंजेस है। टेक्सचर की बात करें, कलर की बात करें, उनमें भी चेंज है। और टेक्सचर की जहां तक बात करूं तो पुरानी यूनिफॉर्म में 50-50% था, यानी 50% खादी था, कॉटन था, तो 50% पॉलिस्टर था। अभी वाली यूनिफॉर्म में 80% कॉटन है, 80% कॉटन है और 19% खाली पॉलिस्टर को रखा गया है। क्योंकि खास करके ऐसे इलाके, राजस्थान की बात करूं या नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, क्योंकि राजस्थान में गर्मी होती है, नॉर्थ ईस्ट में गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है, तो उसके लिए इस प्रकार के कॉटन बेस्ड जो कपड़ा है वो काफी आरामदायक होता है। और कलर की जहां तक बात करूं तो कलर बिल्कुल ही चेंज है। और अभी वाले में मैं खाकी आप देखें तो 50% इसका खाकी है, 45% यानी 45% ग्रीन है, हरा कलर है और 5% भूरा कलर है। तो ये कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा जो पहनने का पैटर्न में काफी चेंज किया गया है, लोगो इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके साथ साथ रैंक जो हम लगाते हैं या कॉलर डॉग्स लगाते हैं उसमें भी बदलाव है। तो कुछ चीजें अभी आप देख रहे हैं, कुछ चीजें क्योंकि अभी प्रोसेस में है तो जल्दी ही आपको पूरा टोटल जितने आपके लगते हैं वो सारा का सारा नए कलर में दिखेगा। एक ही, क्योंकि BSF इज वन फोर्स, तो BSF का यूनिफॉर्म भी एक होना चाहिए और वो एक ही यूनिफॉर्म अभी भी थी और अभी भी यही एक यूनिफॉर्म रहेगी। कैमोफ्लेज, क्योंकि ये तो कैमोफ्लेज एक लूज टर्म है, वैसे LFCD बोलते हैं, लूज फिटिंग कॉम्बैट ड्रेस, लेकिन इसके साथ लूज फिटिंग डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट ड्रेस हो गया है, क्योंकि ये डिजिटल पैटर्न है। और डिजिटल पैटर्न होने से आप देखेंगे कि इसका जो लॉन्गेविटी है, यानी आप जो चीजें खराब हो जाती है, कलर फेड होता है, वो इसमें शायद नहीं होगा। तो और प्लस इसमें क्योंकि ये पेटेंट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में पेटेंट किया गया है, तो कोई भी इसको कॉपी नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ फीचर्स, इसके नए फीचर्स हैं। आप देखिए कि आज टेम्परेचर काफी है और उसमें जो पुरानी यूनिफॉर्म और इसमें मैं महसूस कर रहा हूं खुद भी कि काफी अंतर है, कुछ थोड़ा इसमें सहूलियत लग रही है और निसंदेह बॉर्डर के ऊपर भी लोगों को ये अच्छा लगेगा। कि मैं हमेशा कहता हूं कि बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है और बदलाव होता रहना चाहिए, नहीं तो जड़ता आ जाती है। और चाहे हम किसी भी फील्ड की बात करें, व्यक्ति की बात करें, तो यूनिफॉर्म भी वैसा ही हिस्सा है। और खास करके यूनिफॉर्म का समय समय पर हमारे, क्योंकि फोर्स लेवल पे विचार विमर्श चलता रहता है, हमारे फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है फोर्स लेवल की, उसके अंदर भी पॉइंट आते हैं, जो फील्ड के अंदर आते हैं सीनियर ऑफिसर्स, तो वहां पर भी लोगों से डिस्कस करते हैं। तो ये सारा कंपाइल होने के बाद ये सोचा गया कि इसको हम चेंज किया जाए और उसका विचार विमर्श के बाद में जब एक नया पैटर्न एक डिजाइन किया गया, उसको ट्रायल किया गया और अल्टीमेटली सबसे बढ़िया ये लगा। तो इसको काफी समय से चला था, जैसे बता रहा हूं कि ये तो काफी टाइम से आप सोच विचार चलता रहा था कि हाँ, हमें एक नया ड्रेस चाहिए जिसकी मोटाई कम हो, टेक्सचर अच्छा हो, कॉटन ज्यादा हो। उसके बाद ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, लगेगा क्योंकि अच्छा फिटिंग भी है और टेक्सचर भी अलग है और आरामदायक भी है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है, सभी को अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्मार्टनेस भी देखिए, यूनिफॉर्म पहनने के बाद अगर आपकी फिटिंग ठीक है, आपका टेक्सचर ठीक है, आरामदायक है, तो ड्यूटी करने में भी आपको अच्छा लगता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर गुजरात IIMA के अध्यक्ष डॉक्टर मेहुल शाह का बयान। AI-171 विमान दुर्घटना पर गुजरात IIMA के अध्यक्ष डॉक्टर मेहुल शाह ने कहा है कि सरकार का समर्थन करने के लिए 100 से अधिक डॉक्टर अस्पताल परिसर में पहुंचे हैं। दुर्भाग्य से हमने 4 मेडिकल छात्रों और एक डॉक्टर की पत्नी को खो दिया, लेकिन सौभाग्य से हमने छात्रावास क्षेत्र में 45 से अधिक मेडिकल छात्रों को बचा लिया।
हम लगातार सीएम भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी, हमारे स्वास्थ्य सचिव धनंजय द्विवेदी और बीजे मेडिकल सिविल अस्पताल के सभी अधिकारियों के संपर्क में हैं। हम इस आपदा और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बीच हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। They received the call from the BJ Medical College yesterday at around 1:40 p.m. and immediately we put our broadcast message to each and every member of the Ahmedabad and the nearby Gujarat state nearby city. We have sensitized all the doctors from the IMA Ahmedabad as well as the nearby city like Anand, Nadiyad, Mehsana nearby city. We have kept all the doctors ready, and we have received the message that you require more the orthopedic surgeon, anesthesiologists, critical doctors and plastic surgeons. So we have targeted all the specialist doctors, and all the more than 100 doctors reached to the civil hospital campus to take care and to support the government, all the officials, authorities in concern with all the CM sir, our Bhupendra Patel sir, Health Minister, Health Secretary, all the authorities of the BJ Medical College. And we are in hand to hand and with the shoulder to shoulder, all the movements with the government authorities to save the remaining those patients who are coming from the hostels building. But unfortunately, we have lost our 4 medical students, 1 doctor's wife, and fortunately, we have saved more than 45 medical students in the hostel area. They are all the clinically stable, and we have taken all the rounds with the government doctors and all the paramedical staffs. And we need the necessary steps to safeguard all the students and then counsel with their parents, those who are available in the campus also. And we are continuously in touch with our blood donation drive, and we are in continuously touch with the blood bank authority, Dr. Nidhi Ben. She's in charge of the civil hospital campus, and we are continuously in touch with the blood requirement also. So, and hello. Yes, sir. Please Okay. continue. And we have kept our 3 to 4 teams nearby hospital also. And we have kept our 3 or 4 teams also ready to nearby hospitals of the civil hospital, nearby hospitals. All the doctors ready with another hospitals to suppose that the patients coming to the nearby hospital. So we have our IMA Gujarat team also sitting with the nearby hospitals also. And we have taken enough rapid force like actions and to support all the government authorities and the government structures and all the doctors. Our ultimately goal to those who can survive their life and we can save their life and in initial golden hours, that is our main prima focus. And we are in a good relation with all the authorities also. Sir, you spoke to the CM also regarding this? Right. We Other are continuously in stakeholders? touch with the CM Bhupendra Patel sir. We have during their round we have with them. Also, there are Harsh Sanghvi, our Home Minister also. We are continuously in touch with the Hrishikesh Patel and our Health Secretary Dhananjay Dwivedi, and also authority of the BJ Medical Civil Hospital, Supreme Dr. Rakesh B. Joshi, and all the team members. We are in hand to hand with this calamity and this unfortunate incidents, and we are always in support. IMA Gujarat in support with the government authorities to pass this time, and it's a very crucial time. It's a very tragic incident. And ultimately, our goal is to save our golden medical students and all the lives also. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में अभी सभी की नजर मेघालय के शिलांग की पूर्वी खासी हिल्स पुलिस पर। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में अभी सभी की नजर मेघालय के शिलांग की पूर्वी खासी हिल्स पुलिस पर जमी हुई है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने राज कुशवाहा को मास्टरमाइंड बताते हुए कहा कि हत्या की साजिश उसी ने रची थी। सोनम और उसके 3 दोस्तों ने इस हत्याकांड में उसका साथ दिया। इधर स्वर्गीय राजा रघुवंशी के परिजनों ने उज्जैन में उनका पिंडदान किया। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने भी पिंडदान में उनकी सहायता की। वही विवेक सिंह ने कहा कि पूछताछ जारी है, अगर हमें रिमांड की जरूरत पड़ी तो हम उसे लेंगे। एक बार पूछताछ और बयान दर्ज करने के बाद और बयानों को अंतिम रूप देने के बाद हम अपराध स्थल का पुनर्निर्माण करेंगे। So the current interrogation process is now going on? Yes, interrogation is going on till the 8th day of police remand, and if we require more remand, we will be accordingly taking. Sir, what are the updates of interrogation process? Can you share? Yesterday I gave a very detailed. Now we are all here, so we are yet to start. Some people are doing interrogation right now, but the rest of us are here doing law and order. So once the law and order thing is over, then we will get back to our interrogation. But you have mentioned about this Raj is the mastermind of this case. Yes. So he already
visited that site? Or No, he has never come to site. And the other 3 persons, including the tsunami? No, they have not come to site. So when the sightseeing repression process will be started after this? Once the interrogation and the statement recording is finalized, and the statements are finalized, then we will do the reconstruction of the crime scene. Yeah. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुर्घटना को लेकर एविएशन एक्सपर्ट देवेश अग्रवाल का बयान। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन की उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के कुछ ही क्षणों बाद एक मेडिकल कॉलेज परिसर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे। कर्नाटक एविएशन एक्सपर्ट देवेश अग्रवाल कहते हैं कि मैं इस दुखद घटना में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। यह 787 ड्रीमलाइनर विमान सबसे आधुनिक विमान है। यह बोइंग का नवीनतम विमान है। सभी सुरक्षा प्रणालियां बरकरार है। इस उड़ान में इस्तेमाल किए गए इंजन कोई नई बात नहीं है। यहाँ लगाए गए इंजन बहुत विश्वसनीय इंजन है। सभी एयरलाइंस नियामक और अन्य इस विमान पर भरोसा करते हैं क्योंकि यह विमान को लगातार 6 घंटे तक उड़ा सकता है। पूरी दुनिया की नजर इस दुर्घटना पर है। आप करना चाहेंगे क्या कुछ देखते हैं आप एज एन एविएशन एक्सपर्ट, क्या कुछ हो सकता है इसके पीछे से? देखिए, पहले तो मैं शोक प्रकट करूंगा 241 लोग जो हवाई जहाज पे थे और सुनने में आ रहा है करीब 75 स्टूडेंट्स थे जो बेचारे मेस में खाना खा रहे थे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। और कितने लोग को कितने घायल हुए हैं, कितने और लोग इस दुनिया में नहीं रहे। पहले तो उनके परिवारों को थोड़ा सा शोक प्रकट करूंगा। दैट इज अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट। कुछ और उस तरफ से तो और कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो एक जीवन आई थिंक वो जो बच गए, भगवान का आशीर्वाद है उन पे और निकल आए, बाकी सब गुजर गए। देखिए, ये 787 ड्रीमलाइनर जो जहाज है, ये बिल्कुल सबसे मॉडर्न जहाज है। बोइंग का आखिरी नया जहाज है जो आया है, बाहर रिलीज किया गया है, नया डिजाइन जैसे कह सकते हैं। एयरबस से A350 सबसे नया जहाज है उनके तरफ से भी। तो ये बिल्कुल नया जनरेशन का हवाई जहाज है। सब उसमें सेफ्टी सिस्टम्स बने हुए। और जो इन पे लोग शक कर रहे हैं कि भाई इंजन कोई फेल हो गया, ये जो इंजन हैं ये जनरल इलेक्ट्रिक के जेनेक्स इंजन हैं। GENX, दैट्स लाइक GE नेक्स्ट काइंड ऑफ एक काइंड ऑफ एक्रोनिम है। सो द जेनेक्स इंजन जो है ये पुराने इंजन है, मतलब ये नया कोई डिजाइन नहीं है। नया GE90 जो इंजन हैं सालों से सदियों से सारे 777 पे लगे आ रहे हैं। जो नया वर्जन है 747 का 747-8 उस पे भी फिट किए गए हैं और बहुत रिलायबल इंजन। अगर आप देखें एयर इंडिया जो सैन फ्रांसिस्को से नॉन स्टॉप फ्लाइट उड़ाती है दिल्ली के लिए, बम्बई के लिए, बेंगलोर के लिए, वो 777 यूज करती हैं और उस पे भी GE90 इंजन फिट किए गए। और अगर आप देखें उसका फ्लाइट पाथ देखें तो नॉर्थ पोल के ऊपर से और रशिया के जो साइबेरिया रीजन है जहां बहुत कम एयरपोर्ट्स हैं वहां से जाती हैं। और क्योंकि ये इस इंजन के वजह से ये इंजन सर्टिफाई किया गया है कि किसी एयरपोर्ट से 6 घंटे दूर रह सकता है। इतना रिलायबल है लोगों को कि इंजीनियर्स और सारे दुनिया के रेगुलेटर्स और एयरलाइंस रेगुलेटर्स मैन्युफैक्चरर्स सब उनको इतना भरोसा है इस इंजन पे कि वो बोलते हैं कि ये इंजन फेल नहीं होगा, 6 घंटे दूर तक आप रह सकते हो। इतना हमें इस पे कॉन्फिडेंस है। तो थोड़ा सा ये 787 का पहला एक्सीडेंट है जहां मतलब मृत्यु हुई है और हवाई जहाज को जैसे एविएशन टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं हल लॉस। हवाई जहाज को अभी भी जैसे समुद्र के जहाज को बोलते हैं तो जहाज का हल जो होता है, जो बॉडी होती है, सो इट इज द फर्स्ट हल लॉस ऑफ अ 787। दुनिया की नजर रहेगी इस एक्सीडेंट पे क्योंकि करीब 1200 787
बिक चुके हैं एयरलाइंस को। आज भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने ट्विटर DLR एविएशन ट्विटर पे मैंने एक फोटो डाली है कि कितने 787 फिलहाल अब भी इस वक्त हवा में उड़ रहे हैं, और इट इज लिटरली इन हंड्रेड्स। इतने हवाई जहाज सारे दुनिया में उड़ रहे हैं फिलहाल, राइट नाउ, एज ऑफ राइट नाउ। तो ये बहुत रिलायबल एयरक्राफ्ट है। दुनिया का नजर रहेगा इस पे, क्योंकि सब जानना चाहेंगे कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। स्पेकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट कभी एक सिंगल कारण का नतीजा नहीं होता है। हमेशा इट्स अ सीरीज ऑफ ईदर एक्शंस और फेलियर्स दैट हैपन। एक सिंगल पॉइंट फेलियर कभी नहीं रहता है एक्सीडेंट में। कोई भी आप एयरलाइन एक्सीडेंट देखिए दुनिया में, हमेशा इट इज अ सीरीज ऑफ फेलियर्स दैट रिजल्ट इन द एक्सीडेंट। एंड सो दैट इज द रीजन व्हाई इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स को थोड़ा टाइम दें। मेरे हिसाब से करीब 3-4 दिन या एक हफ्ते के अंदर इन्वेस्टिगेटर्स हमें एक बेसिक अंदाजा देंगे कि भाई ऐसे कुछ होने को हुआ है। ऑफ कोर्स फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए उनको 2 साल लग सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में जाते हैं। और खास करके 787 का जो आप सब लोग ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो असली में ऑरेंज कलर का एक डब्बा होता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। और जो 787 है, क्योंकि सबसे नया जनरेशन का हवाई जहाज है, उसमें अपने जैसे सेलफोन में मेमोरी होता है, सॉलिड स्टेट मेमोरी जैसे बोलते हैं, SSD ड्राइव्स होते हैं, तो वो उस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। वो ऑलरेडी सुनने में आया है कि रिकवर हो चुके हैं। देखते हैं कि अगर वो आग में थोड़ा सा डैमेज हो गए हैं तो फिर अमेरिका जाएंगे, जहां स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट उसमें से डेटा निकालेगा। सो एक तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है जिससे सारा आवाज कॉकपिट में रिकॉर्ड होता है, और दूसरा है DFDR, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो हजारों पैरामीटर हर सेकेंड मापते रहता है। तो उससे इन्वेस्टिगेटर बाकायदा पूरा हवाई जहाज का सिमुलेशन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हर आइटम में क्या हुआ, कहां क्या क्या हुआ। लिटरली पूरा हवाई जहाज को रिक्रिएट करेंगे कि हुआ क्या, और वो उसके कारण, इस एक्सीडेंट का कारण, या जो पॉइंट्स ऑफ फेलियर हुए हैं और जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है, सब वो बाहर आएगा। क्योंकि दुनिया का नजर है इस एक्सीडेंट पे। ये पहला एक्सीडेंट है इस हवाई जहाज का, तो लोग, सारी दुनिया जानना चाहेगी कि क्यों हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से महासचिव कॉमरेड MA बेबी का आधिकारिक बयान। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कॉमरेड MA बेबी का बयान आया है। उन्होंने अभी हाल ही में हुए एक दिल दहला देने वाली हत्या के बारे में कहा है कि दिल्ली में एक 9 वर्षीय बच्ची की हत्या का मामला सामने आया था, जिसे सूटकेस कांड के नाम से जाना जा रहा है। बच्ची का शव एक सूटकेस में मिला था और प्रारंभिक जांच में उसके साथ यौन उत्पीड़न की आशंका जताई गई थी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश और तनाव पैदा कर दिया है और स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, लेकिन आरोपी अभी तक फरार। वहीं निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया है। यह केवल एक मानवीय त्रासदी नहीं था, बल्कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। यह समझ शोक में डूबे रहने का नहीं है, बल्कि आत्ममंथन और कार्रवाई का भी। You see, to begin with, it was very unfortunate that this horrendous crime by terrorists happened on 22nd of April. They wanted to divide people of India on religious lines, but the people of Kashmir and the people of India refuse to succumb to their strategy of dividing the people. People of Kashmir remain united, people of India also remain united. Now, we had problems in the border, but now ceasefire has been declared, and this is a time to reflect on what security lapses led to the murder of innocent people in Pahalgam. How the central government, which is ruling Jammu and Kashmir now, since Jammu and Kashmir is a union territory, even local state police is under Amit Shah's and Modi's control. So we need to review what led to
the dastardly assassination, murder by the terrorists on 22nd April. Therefore, we reiterate our demand that there has to be a special session of parliament to discuss all these matters. Secondly, if we need to fight terrorism in Jammu and Kashmir, we have to ensure the democratic right of the people of Jammu and Kashmir, which was taken away by cancelling Article 370. It has to be restored. Full statehood also is not being restored. Still, it is a union territory. There was a joint meeting of command, security top officers, unified command. The Chief Minister of Jammu and Kashmir, Mr. Omar Abdullah, he was not even allowed to be seated, participate in that meeting. An employee of the central government, sorry to state that, the Lieutenant Governor, he is being appointed by Prime Minister and the Home Minister. He was presiding over. The elected Chief Minister is not even allowed to participate. What the people of Jammu and Kashmir will think about this? These serious issues are to be addressed. There are many other issues. I don't want to bore you by narrating all that. So a special session of parliament is required. Then we visited, along with, Comrade Tarigami and others. This delegation is consisting of members of parliament from West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Rajasthan, and so on. We visited Uri and various other places. We visited the relatives of, as murdered, woman, Nargis. Then we found lot of damage happened to workplaces and residences. They are giving 1,30,000 rupees as compensation. The overall loss as a result of this destruction, it is 10 lakh and above. This is the fact. So the compensation which is being announced is meager, inadequate. So government has to change that. There has to be enough bunkers constructed in the border areas. Then people who have been shifted from their place of residence due to destruction of their place of residence, due to drone attack and all that, 8-9 people are crammed into a single room. There is no living condition there. There is no water supply. So many such problems are there. So the administration has to act. Proper compensation should be given. We requested those people, suffered people, to write down their problems, write down the assessment of the actual loss and destruction, and hand it over that written representations to Comrade Tarigami, who is a people's representative here, who is an MLA and leader of our party. He will pass it on to Lok Sabha members and Rajya Sabha members. They will raise it if a special session of parliament is held, as we demand. Otherwise, there will be, monsoon session of parliament in the month of July. We stand with the people of Jammu and Kashmir. Thank you. Thank you very much. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एस जयशंकर और फ्रांसीसी विदेश मंत्री की मुलाकात रक्षा, अंतरिक्ष और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर जोर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरो के साथ मर्सिले शहर में एक अहम बैठक की है। इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, नागरिक परमाणु सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे अहम मुद्दों पर गहन चर्चा की और आपसी सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया। इसके बाद प्रेस वार्ता में विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए सीमा पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए फ्रांस का गहरा आभार जताया है। उन्होंने कहा कि हम फ्रांस के उस स्पष्ट समर्थन के लिए धन्यवाद करते हैं जिसमें उन्होंने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को पूरी तरह से सही ठहराया। Thank you. As my colleague said, I'm back in Marseille. It's wonderful to be back, and thank you for hosting me. I think we had very good discussions today, and it was a pleasure to participate at the Raisina Mediterranean Dialogue, including the session that the two of us did this morning. I should also add that before coming here, I was in Paris. I had the honor to call on President Macron day before yesterday. In terms of our strategic partnership, our enduring partnership, what I do want to say is that it's built on shared values, on a strong sense of sovereignty, on our democratic commitment
on independence, on strategic autonomy guiding our foreign policy, and obviously on our commitment to multilateralism and respect for international law. And clearly over the years, I think there's a very high degree of trust between India and France as we look at our relationship and cooperation. Today, as the Minister also indicated, we have really had wide-ranging discussions which covered defense, it covered civilian nuclear energy, it covered space, counter-terrorism, people-to-people relations, innovation, AI, technology. And we actually spent a little while discussing how between education, research, business, and mobility, how we can really find new ways of adding more substance to our relationship. When I look at the horizon, I think what is important is the India-France Year of Innovation next year. So we are really gearing up to use that as an additional new driver of our relationship, and we are in many ways trying to prepare for that. In terms of what we discussed, let me just, in addition to what the Minister said, highlight some particular aspects from my perspective. One, I would like to express our deep appreciation to France for the strong condemnation of the cross-border terrorist attack that took place on 22nd April at Pahalgam, and for France's steadfast support for India's right to defend itself against terrorism. Second, where the pillars of our strategic partnership are concerned, especially defense, security, space, and civilian nuclear cooperation, I think we agreed to intensify all of these through very concrete measures and projects in the time to come. Third, where the Indo-Pacific is concerned, we both share a vision of a free and open Indo-Pacific where international law and maritime security are upheld. We discussed joint efforts for collaboration to promote those objectives. Our conversations today covered IMEC, our triangular development cooperation, how do we take forward some of our trilateral mechanisms. We have one with the UAE and with Australia. And I look forward to a more detailed conversation about President Macron's recent visit to the Indo-Pacific. Let me to that also say a few words about culture and people-to-people exchanges. For us, this is a very special aspect of our relationship with France. You welcome a lot of students to this country. We hope that the numbers can grow in the years to come so that they constitute a deep living bridge between us. We also see France as a very valued partner in our National Museum project in Delhi, as well as we discussed today cooperation for our National Maritime Heritage complex that we are building. And even when we talk about the Year of Innovation, I think cultural innovation is a very important part of that. So finally, let me just say a few words about the international global issues that we discussed. We've had some conversations. We expect to continue it after the press remarks as well. So those have covered the situation in Ukraine, obviously the situation in the Indian subcontinent, a brief discussion on what is happening right now in the Middle East and the Indo-Pacific. Once again, I want to say thank you very much for hosting me here today. It's always good to be back here, and I do think that the Raisina Mediterranean dialogue has actually added a new facet to our relationship. And in many ways, we need platforms to discuss and develop a kind of a common understanding about the IMEC and other partnership endeavors that we have. I think it's been very useful. Thank you. One question for Brussels and for the French press agency about the tragic crash of the plane. Do you have some news? It looks like one of the black boxes just have been found. Do you have any news about this?
No, I don't have any specific news. Obviously, I'm also following, I'm out of the country. I'm following what probably you are as well. It's been really a very tragic event, and I have in the last 24 hours been in touch with my counterparts in UK, Portugal, and Canada, because they also lost their citizens. We again appreciate very much the condolences and sympathy and support which we got from the French government. And I think we'll have to now wait to see more authoritative news about whatever has been found and what the analysis thereafter shows. So you're going to do all the investigation, all the things to understand what happened? Yes, that is what is the standard procedure in these circumstances. So as both the countries are sharing same seaport, we are planning on collaborating for the maritime security to reduce the maritime crimes. Donc, pour réduire les crimes maritimes, quand vous partagez une mer commune, qu'est-ce que vous prévoyez pour la sécurité maritime? Comme nous avons pu l'aborder, as we discussed this morning together within the scope of the Resina in Mediterranean, and I would like to reiterate how honored we are to welcome its first edition, and we are already preparing to host the second next year. So we intend to reinforce our cooperation because we are both nations of the Indo-Pacific. I would like to recall the presence of France with Mayotte and Reunion Island. In the past few months, we, on a number of occasions, have had the opportunity of demonstrating this common ambition, in particular when the Aeronaval Group, with the Charles de Gaulle aircraft carrier and its accompanying ships, participated with the Indian Navy to military exercises, and that's one of the initial steps of tour around the Indo-Pacific Ocean. So this exercise it has occurred within a series of border operations, Antalada operations, and programs such as Crete Maria that contribute through the respectful presence of the sovereignty of the states, international law, and the international law of the sea, contributes to guaranteeing security within this Indo-Pacific region, side by side with our partners, and the first of which is, of course, India. Let me add to that. I also want to make some remarks on one issue which I missed out in my original remarks. Where maritime security is concerned, India is making a significant contribution in the Indo-Pacific. We have forces deployed in the northern Arabian Sea, in the Gulf of Somalia, dealing with threats, including missile attacks on maritime shipping. Generally in the Indo-Pacific, we have been really a net security contributor, often a first responder. We have been very active, at the Malacca Strait security monitoring as well as beyond. So it is an area where we have responsibilities, we take them very seriously, and we execute many of those responsibilities in conjunction with our trusted partners like France, and the Minister, I think, shared those details. In addition to that, there was one issue which the Minister commented on, but I left it out in my remarks. But this is with regard to Ukraine. It has always been our position that this is not an era where differences can be settled, should be settled through war. We believe that dialogue and diplomacy is the answer. We do think that negotiations, no solution is going to come out of the battlefield. That has always been our position. We believe that direct negotiations between the parties concerned is most important. And I can say where India is concerned, and I can also tell you that this is the very widespread sentiment in the world, especially among global South countries, that nobody wants to see this conflict continue, and that the sooner it is brought to an end, the better it is. Eh bien, merci beaucoup.
Thank you very much. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय सेना को मिले 419 युवा जवान, अफसर 32 मित्र राष्ट्रों के भी पास आउट। भारतीय सैन्य अकेडमी में ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड करते हुए अकेडमी से पास आउट होने वाले युवा कैडेट्स ने अनुशासन और शानदार प्रशिक्षण का उदाहरण पेश किया। इस दौरान तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी ने उनका हौसला अफजाई की। इस दौरान भारतीय सैन्य अफसर समेत यहाँ आए तमाम परिजन भी इसके गवाह बने। वही अनिल नेहरा को स्वार्ड ऑफ ऑनर मिला। अकेडमी के चिटवुड भवन के ठीक सामने परेड करते हुए कैडेट्स ने सबका दिल जीत लिया। इस बार की खास बात यह है कि रिविंग ऑफिसर में रूप में परेड का निरीक्षण करने वाले मुख्य अतिथि श्रीलंका के सेना प्रमुख रहे, जिन्होंने इसे ऐतिहासिक एकेडमी से प्रशिक्षण के बाद कमीशन लिया था। इस बार एकेडमी से कुल 419 कैंडिडेट्स पास आउट होकर भारतीय सेना का बतौर हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके अलावा मित्र राष्ट्रों और कैंडिडेट्स भी अपना प्रशिक्षण पूरा कर रहे हैं। Commandant of the Indian Military Academy, Lieutenant General Nagendra Singh, AVSM, YSM, SM, competent body of instructors, distinguished diplomatic dignitaries, senior officers and staff of the Indian Military Academy, respected guests, proud parents, respected ladies, young officers passing out today, ladies and gentlemen, very good morning to you all. This morning, caterpillar becomes a butterfly. The title of the today will play into history, and in its place rises something greater, an officer. It's a great honor for me to stand here on the historic parade ground of Indian Military Academy, not only as the commander of the Sri Lanka Army, but also as an officer who stood exactly where you stand today. The bronze medal, Battalion Under Officer Anurag Verma. Winner of the Technical Entry Scheme Silver Medal, Wing Cadet Quartermaster Kapil. Winner of the Technical Graduate Course Silver Medal, Officer Cadet Akash Bhadolia. Winner of the medal for the best officer cadet from friendly foreign countries, Junior Cadet Officer Nishan Badami from Nepal. Winner of the Chief of Army Staff, Karen. Blood red. The steel grey denotes strength and resilience, whereas blood red signifies the ultimate sacrifice in devotion to duty. Ladies and gentlemen, there are 3 military bands on parade today. They are the Indian Military Academy Band, Garhwal Rifles Regimental Center Band, and 39 Gorkha Training Center Band. They are being conducted by Naib Subedar Anup Singh.
Ladies and gentlemen, you can now see the adjutant, Lieutenant Colonel Raghav Swarup Gupta, on his grey charger, Zorawar. The Academy adjutant astride his charger is a symbol of authority and discipline. राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज व राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के कैडेट रह चुके लेफ्टिनेंट कर्नल राघव स्वरूप गुप्ता जून 2011 में भारतीय सैन्य अकादमी से प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल के साथ गढ़वाल राइफल्स में कमीशन हुए। यंग ऑफिसर्स कोर्स में बेस्ट स्टूडेंट व डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में स्कार्टर मेडल से सम्मानित वे इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम भूटान में प्रशिक्षक रह चुके हैं। इन्हें सेना दिवस परेड 2013 में बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट की अगुवाई और विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन में शामिल होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होने का गौरव प्राप्त है। बटालियन टैक्टिकल कोर्स सिंगापुर में भाग लेने वाले कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स में से एक लेफ्टिनेंट कर्नल राघव स्वरूप गुप्ता सघन ऊंचाई वाले क्षेत्र में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ एक इन्फेंट्री ब्रिगेड में जनरल स्टाफ ऑफिसर के रूप में कार्यरत रहे हैं। 15 फरवरी 2025 को आपने एडजुटेंट भारतीय सैन्य अकादमी का पद ग्रहण किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 27 साल बाद धर्मेंद्र के साथ काम करेंगे अरबाज खान। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और एक्टर अरबाज खान एक बार फिर एक ही फिल्म में साथ नजर आने वाले। फिल्म मैंने प्यार किया फिर से में दोनों साथ नजर आएंगे। लगभग 27 साल बाद दोनों कलाकार एक साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर करेंगे। इससे पहले ये जोड़ी साल 1998 की सुपरहिट फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में साथ नजर आई थी। धर्मेंद्र और अरबाज के इस मच अवेटेड रियूनियन ने फैंस के बीच खासी उत्सुकता बढ़ा दी। धर्मेंद्र ने फिल्म को लेकर उत्साह जताते हुए कहा है कि ये फिल्म उनके लिए मिक्स वेज की तरह है जिसमें भरपूर मनोरंजन और अलग अलग रंग है। अपनी आगामी फिल्म मैंने प्यार किया फिर से के बारे में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने कहा है कि मुझे कैमरा बहुत पसंद है और कैमरा मुझे पसंद करता है। अरबाज खान बहुत अच्छे कलाकार है और हमने फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में काम भी दुनिया कर रही है, हम भी कर रहे हैं, हम भी उसी का हिस्सा है। 27 साल बाद अब फिर एक बार अरबाज खान के साथ एक मूवी में आ रहे हैं। कैसे सर इतनी ताकत, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी में जब फिल्म या कैमरे का नाम आता है ना, मैं शेर हो जाता हूँ। कैमरा मुझे मोहब्बत करता है, मैं कैमरे को मोहब्बत करता हूँ। बगैर कैमरे के मैं रह नहीं सकता। टू बी फ्रैंक, लोग तो मैं सीधी बात करता हूँ। और ये नहीं इस मशहूर व मारूफ एजेंसी पे जो आज मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको जी जान से प्यार, बहुत सारी दुआएं। इन्होंने पूछा अरबाज के बारे में। अरबाज एक अच्छी पर्सनैलिटी, खूबसूरत पर्सनैलिटी और अच्छा आर्टिस्ट, बहुत अच्छा आर्टिस्ट। हमने काम किया था प्यार किया तो डरना क्या, काफी साल हो गए। और इस तरह से काम हो रहा जैसे फैमिली का हो। और मेरी सारी इंडस्ट्री फैमिली, आप भी मेरी फैमिली है, ये भी मेरी, सब मेरी फैमिली है। तो अभी करसे के बाद एक अच्छी एंटरटेनिंग गुड स्टोरी मिली है जिसमें अरबाज भी है और मैं भी हूँ और बहुत से इसमें पुराने साथियों से मिलने का मौका मिलेगा। और इसमें फिर वही धर्मेंद्र अपनी जवानी की बातें करेगा, फिर वही तेवर होंगे, फिर वही मोहब्बत की बातें होंगी। सर जी, इसमें अब कर्नल अजय सिंह प्ले कर रहे हैं। हाँ जी। जब आर्मी की बात आती है, हमें हकीकत भी याद है, अभी सन्नी बाजी भी बॉर्डर कर रहे हैं। जब आर्मी यूनिफॉर्म की बात आती है, क्या फीलिंग आती है सर देश के लिए? देखिए भाई, हम भारत को माँ कहते हैं, माँ समझते नहीं, लेकिन हम भारत को माँ समझते हैं। और वो जज्बा अपनी खुद ब खुद अंदर आ जाता है कि ये हमारी माँ है। इस माँ की रक्षा करना, इस माँ को खुश रखना, खुशहाली लाना, और यहाँ मोहब्बत प्यार चारों तरफ हो, और उसके लिए एक कुदरती होता है। मैं एक्टर
एक्टर तो बाद में हूँ, पहले एक इंसान हूँ। और जो मेरे माँ बाप ने मुझे सभ्यता दी है, मैं बता नहीं सकता। बस उसी की देन, उन्हीं की देन है जो भी हूँ आज मैं। और ये मजा आएगा हर वर्ष के साथ काम करके। बढ़ती है अगली खबर की ओर। भाजपा प्रवक्ता जयराज सिंह परमार का दुर्घटनाग्रस्त को लेकर बयान। अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास मेघानी नगर इलाके में गुरुवार को एयर इंडिया का एक विमान गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 242 यात्री सवार थे। हादसे के बाद तेजी से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। वहीं भाजपा प्रवक्ता जयराज सिंह परमार कहते हैं कि जून की रात को मैं गिटविक से अहमदाबाद जाने वाली AI 171 में सवार हुआ। यह वही फ्लाइट थी। अगर एयर इंडिया की फ्लाइट में खराबी आती है तो देश का नाम बदनाम होता है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस में बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमें एयर इंडिया में ऐसी कोई सुविधा नहीं दिखती। GPS काम नहीं कर रहा था, कोई आंतरिक दूरसंचार सेवा नहीं थी, सीटें क्षतिग्रस्त थी और डिस्क ठीक से काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लगता है कि फ्लाइट का उचित रखरखाव नहीं हुआ था। एयर इंडिया नाम में भारत शब्द है जो हमारे देश को बदनाम करता है और दुख पहुंच जाता है। एक बात बताता हूँ कि गेटविक से अहमदाबाद और अहमदाबाद से गेटविक मैं AI 172 में आया। मैं गेटविक से अहमदाबाद आ रही ये यहाँ से जाने वाली थी, मैं उसी फ्लाइट में आया था। विमान भी यही था। खास करके ये पॉपुलर फ्लाइट है क्योंकि डायरेक्ट आती है और गुजराती, खास करके अहमदाबाद और गुजरात के लोग और गुजरात के आसपास में राजस्थान, साउथ राजस्थान वाले भी, नजदीक के महाराष्ट्र वाले भी ये फ्लाइट पसंद करते हैं क्योंकि लंदन से डायरेक्ट आती है गेटविक से। मैं भी इसी फ्लाइट में 3 दिन पहले, मैं 6 तारीख रात को ही बैठा था। मुझे 2-3 चीजें नजर आई। मैं वैसे तो पता नहीं, लेकिन ये जो दुर्घटना हुई है, जो हादसा हुआ है, बहुत दुखद है। हमें बहुत दुख हुआ। मैंने टेलीविजन के माध्यम से जब ये क्रू मेंबर को देखा, इसकी मौत हुई, तो मुझे थोड़ा सेंटिमेंट्स ये भी लगा। लेकिन ये तो भाग्य की बात है, भाग्य की रेखा है। अपनी डेस्टिनी हम तय नहीं कर सकते, हमें कितना जीना है, कब मरना है। लेकिन दुख की बात यह है कि एयर इंडिया जैसी, जहां इंडिया का नाम आता हो और मां भारती की हम परम वैभव शिखर पे पहुंचाना चाहते हैं, तो इसमें अपने देश का भी नाम खराब होता है। तो एयर इंडिया फ्लाइट की फैसिलिटी दूसरे एतिहाद से लेके एमिरेट्स, लुफ्थांसा, सिंगापुर एयरलाइंस, दूसरी भी बहुत इंटरनेशनल फ्लाइट्स में मैं घुमा हूं, इनकी जो खास करके फिजिबिलिटी और जो है वो बहुत बढ़िया होती है। कमनसीबी रही कि एयर इंडिया में कुछ नहीं दिखने वाला था। हमारे सीट के अगले में वो GPS सिस्टम जो लगा हुआ है वो भी चालू नहीं था। बाकी के सभी इंटरनेशनल फ्लाइट में प्लेन कहाँ पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा, वो सब दिखता है। इसमें ये बंद था। इंटरनल टेलीफोनिक सुविधा भी नहीं थी, सीट की भी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, आगे डेस्क भी बहुत खराब हुआ। तो मतलब जो जिसका आप पैसा लेते हो, तो इसमें ऐसा तो मुझे कुछ नहीं देखा। हाँ, एक चीज है, मैं अवश्य बताऊंगा आपके माध्यम से कि टेक्निकल क्या हुआ, वो तो मैं एविएशन का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एक बात बताता हूं कि टेक ऑफ और लैंडिंग तो बहुत बढ़िया हुआ था। जो मेरा जो एक्सपीरियंस है हवाई मुसाफरी का, तो वो तो बढ़िया था, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं लगा। इसका मतलब ये हुआ कि पायलट और वो तो सही थे, लेकिन कौन जाने क्या किसकी भाग्य ने क्या बदकिस्मती। लेकिन मेरा तो AC फ्लाइट में 2 दिन पहले ही आया था, तो थोड़ा सेंटीमेंट ऐसा रहता है कि भाई सब बच जाते तो अच्छा होता। कहीं न कहीं टेक्निकल या तो मेंटेनेंस की खामी देखी, इसके कारण इस तरह क्या जी टेक्निकल फॉल्ट या कहीं न कहीं मेंटेनेंस प्रॉपर मेंटेन नहीं किया। हम मेंटेनेंस का तो अवश्य मैं बताता हूं कि मेंटेनेंस तो नहीं हुआ होगा। और ये 9:30 को तो फ्लाइट आती है यहाँ, रेगुलर इसका टाइम 9:30 है, 8:30 को वहीं से उड़ती है। और यहाँ के इंडिया के टाइम से 9:30 पे यहाँ आती है अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, वापिस 1:10 को जाती है वही फ्लाइट, 172, 171 हो जाती है। तो ये टेक्निकल तो महज कोई ना कोई परिस्थिति रही होगी। दोनों इंजन शूट हो गए, टेक ऑफ नहीं पाए, थ्रस्ट डेवलप नहीं कर पाए, लिफ्टिंग नहीं कर पाए, तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। लेकिन बदकिस्मत ये रही कि अपना इंडिया का भी नाम खराब होता है, क्योंकि एयर इंडिया के पीछे इंडिया भी लगता है, तो इससे ज्यादा दुख होता है। और पूरे दुनिया में एक भी इंसान का मृत्यु होता है तो अभी दुख होता है, तो इतने सारे लोग मर गए तो हाँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नितेश शर्मा ने आखिरी गेंद पर चौड़ा छक्का और फाइनल में जगह किया पक्का।
नागपुर के जामठा स्टेडियम में खेले जा रहे विदर्भ प्रो T20 लीग के सेमीफाइनल में जितेश शर्मा ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए अपनी टीम NECO मास्टर ब्लास्टर को फाइनल में पहुंचा दिया है। IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाले जितेश ने इस लय को जारी रखा। जितेश ने महज IPL खत्म होने के महज 10 दिन ही बाद ही एक और टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। विदर्भ प्रो T20 लीग का सेमीफाइनल NECO मास्टर ब्लास्टर और भारत रेंजर्स के बीच खेला गया है। इस मुकाबले में भारत रेंजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 204 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया है। भारत रेंजर्स के लिए अथर्व ताइडी ने नवाब 94 रनों की पारी खेली है। वहीं वरुण बिष्ट ने 15 गेंदों में 50 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों की मदद से टीम 200 के पार पहुंच गई। जितेश को शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया। अच्छा पोजीशन, बॉल को बढ़िया तरीके से डिस्पैच किया, 6 रन। कदमों का इस्तेमाल किया, बॉल की पिच तक पहुंचे, दंदनाता हुआ शॉट, 6 रनों के लिए। जी अच्छी फ्लाइट, अब ये देखना पड़ेगा कि गेंद हवा में किस दिशा की तरफ सीधे, बिल्कुल बढ़िया शॉट, बेहतर है। और ये बल्लेबाज एफर्टलेस है, इस बल्लेबाज के पास अनुभव है, इस बल्लेबाज के पास क्लास है, इस बल्लेबाज की लीग में धीमी गति की गेंद, स्लो बाउंसर टाइप डालना चाहते थे, फुल लगाया है, डीप मिड विकेट और पे जितेश हेयर, जितेश देयर, जितेश एवरीवेयर। जब जितेश के इरादों ने भारत रेंजर्स के पुख्ते कदमों को रोक दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हर्षवर्धन राणे की पार्टी में हुआ धमाका, फटे हीलियम के गुब्बारे, बाल बाल बचे लोग। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हर्षवर्धन राणे ने इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म एक दीवाने की दीवानियत की शूटिंग में व्यस्त है, लेकिन इसी बीच हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसे देखकर फैंस घबरा गए। इस वीडियो में शूटिंग के दौरान एक खतरनाक हादसा होते हुए दिखाई देता है। दरअसल फिल्म का फाइनल शेड्यूल चंडीगढ़ में शूट किया जा रहा था। जब टीम शूटिंग पूरी करने वाली थी तो सेट पर एक छोटी सी केक कटिंग पार्टी रखी गई थी। इस जश्न के लिए सेट को खूबसूरत गुब्बारों से सजाया गया था जिनमें हीलियम गैस भरी हुई थी। पार्टी के दौरान अचानक कुछ गुब्बारे फट गए और एक धमाके जैसी आवाज हुई। इस आवाज से वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए और अफरा तफरी मच गई। बाद में पता चला कि ये धमाका सिर्फ हीलियम गुब्बारों के फटने से हुआ था और किसी को कोई चोटें नहीं आई। का फैन हुआ बेकाबू, सिक्योरिटी टीम ने कर डाली युवक की पिटाई। मशहूर रैपर और बिग बॉस 16 के विनर MC स्टैन एक बार फिर चर्चा में आ गए। इस बार वजह उनके एक फैन का वायरल वीडियो है। दरअसल 13 जून को MC स्टैन को मुंबई की एक लोकेशन पर स्पॉट किया गया जहां उन्हें देखने के लिए कई फैंस जमा हो गए। इसी दौरान एक फैन MC स्टैन के पास फोटो खिंचवाने के लिए तेजी से दौड़ता हुआ पहुंचता है, लेकिन जैसे वह लड़का स्टैन के पास पहुंचा उनकी सिक्योरिटी टीम एक्टिव हो गई और फैन को दूर खींचकर ले जाने लगी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी टीम उस फैन के साथ काफी सख्ती से पेश आते हैं और उसे पकड़कर दूर ले जाते हैं। इसके बाद उनकी सिक्योरिटी उस युवक के साथ हाथापाई भी करने लगती है। खबर क्या? एयर इंडिया प्लेन क्रैश से बीमा कंपनियों का बुरा हाल, उठाना पड़ सकता है 1000 करोड़ रुपयों का बोझ। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश होने के बाद इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट 1000 करोड़ को पार कर गई है। एविएशन सेक्टर में अब तक का सबसे महंगा इंश्योरेंस क्लेम है। यह अमाउंट देश के पूरे एविएशन सेक्टर के टोटल वार्षिक प्रीमियर से भी काफी अधिक है। गौरतलब है कि एयर इंडिया का मालिकाना हक टाटा ग्रुप के पास है। इस प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले हर एक पैसेंजर्स के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने के लिए टाटा ने घोषणा की। इस हादसे में कुल 241 लोगों की जान गई है। ऐसे में अनुमाना है कि इंश्योरेंस क्लेम 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जिसका एविएशन इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एयर इंडिया के दुर्घटनाग्रस्त प्लेन के पैसेंजर्स के परिजनों को मुआवजा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 के तहत दिया जाना चाहिए, यानी कि मृतकों के आश्रितों को
1,28,821 SDR का भुगतान करना होगा, जो मौजूदा दरों के हिसाब से प्रति यात्री 1.4 करोड़ रुपए बैठता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी वही गेम कर रही है जो महाराष्ट्र में किया बिहार चुनाव पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बिहार चुनाव से पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा पर हमला किया। उन्होंने कहा है कि बिहार में माहौल बदल रहा है, बिहार में इस बार इतिहास लिखा जाने वाला है। पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि पिछले 2 सालों से गांव-गांव में घूमकर मैं ये बात कह रहा हूं, बिहार की 60% जनता, चाहे वो किसी भी दल के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वे इस बार बदलाव चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि पहले विकल्प के अभाव में लालू के डर से बीजेपी को और बीजेपी के डर से लालू को जो वोट देना पड़ता है, पहली बार उनको जन स्वराज के तौर पर एक विकल्प मिल गया। बिहार की जनता ने मन बना लिया है। पिछले 2 साल से गांव-गांव में हम घूमकर कह रहे हैं कि बिहार में 60% से ज्यादा लोग, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, वो बदलाव चाहते हैं। विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को जो वोट देना पड़ता है, पहली बार जन स्वराज के तौर पर उनको अब एक विकल्प मिल गया है, एक रास्ता मिल गया है। भाजपा यहाँ पर वही गेम कर रही है जो महाराष्ट्र में किया है। नीतीश कुमार को आगे रखा है, सोचता है कि जनता को बेवकूफ बनाकर पहले वोट ले ले, उसके बाद जिसको मन होगा दिल्ली से किसी को अपॉइंट कर देगा। माहौल बदल रहा है, ये बात तो हम लोग पिछले 2 साल से कह रहे हैं। ये आपको देखना है कि माहौल बदल रहा है। बिहार में इस बार इतिहास लिखा जाने वाला है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है। पिछले 2 साल से गांव-गांव में हम घूमकर कह रहे हैं कि बिहार में 60% से ज्यादा लोग, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, वो बदलाव चाहते हैं। वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार चाहते हैं। जितने कष्ट में लोग जी रहे हैं और इसके बावजूद विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को जो वोट देना पड़ता है, पहली बार जन स्वराज के तौर पर उनको अब एक विकल्प मिल गया है, एक रास्ता मिल गया है। अब जैसे पत्रकारों को बदलता हुआ दिख रहा है। प्रशांत जी कौन सी विधानसभा से खुद चुनाव लड़ेंगे? 243 की जिम्मेवारी है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए इतनी सीट लानी है कि बिना डर के जनता के बात को लेकर ईमानदारी से काम किया जा सके। 5 साल में पूरी तरह से बिहार को बदल के रखना है। अगर बिहार को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है, उसलिए 243 चुनाव सीट पर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जहां से जन पार्टी कह देगी वहां से लड़ेंगे। एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। किसने बोला है? एनडीए के लोग कह रहे हैं। मेरे भाई, एनडीए में 2 ही आदमी के बोलने का वैल्यू है। एक है प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरे हैं अमित शाह जी। आपके माध्यम से और साथ में एनडीए के सारे लोगों को चुनौती दे रहा हूं, अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार का नाम घोषित करें कि यही आदमी मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आप अमित शाह जी के या मोदी जी के मुंह से सुनवा दीजिए, फिर हम मान लेंगे। मेरे भाई, इनकी हिम्मत नहीं है। भाजपा यहाँ पर वही गेम कर रही है जो महाराष्ट्र में किया है। नीतीश कुमार को आगे रखा है, सोचता है कि जनता को बेवकूफ बनाकर पहले वोट ले ले, उसके बाद जिसको मन होगा दिल्ली से किसी को अपॉइंट कर देगा। उम्मीदवारों की घोषणा नेताजी के चैम्बर में नहीं होगा, 2 करोड़ रुपया लेकर नहीं होगा। प्रशांत किशोर और हमारे दल के साथी गांव-गांव घूम रहे हैं, बड़ी सभाएं कर रहे हैं। जितने लोग संभावित प्रत्याशी के तौर पर काम कर रहे हैं, इसमें सबसे अच्छा कौन है आप बताओ, और जो भी जनता तय करेगी वही जनता का उम्मीदवार होगा। कोई जन स्वराज में एक व्यक्ति नहीं है जो कि टिकटों का बंटवारा करेगा। क्या अदर पार्टी में टिकट के लिए पैसा लिया जाता है? आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, बिहार का कौन सा ऐसा दल है जहां पर आप ये नहीं सुनते हैं कि पैसा देकर टिकट लिया जाता है, दिया जाता है? ये कोई बात प्रशांत किशोर तो नहीं कह रहे हैं। ये तो बिहार का हर व्यक्ति जानता है कि बिहार में कुछ दल हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कि पैसा ले देकर ही टिकट खरीदते बेचते हैं।
तो बिल्कुल सही बात है, राजनीतिक रणनीति बनाते हैं। हमने सामने ही कहा अपने भाषण में भी कि अभी तक दल और नेताओं को जिताते थे, उनके लिए रणनीति बनाते थे। अब बिहार की जनता के लिए, बिहार के लड़कों के लिए रणनीति बना रहे हैं। ये रणनीति बना रहे हैं कि बिहार के बच्चे अगले 1 साल में बिहार से बाहर मजदूरी करने नहीं जाएंगे। ये रणनीति बना रहे हैं कि बिहार में गुजरात और महाराष्ट्र से लोग नौकरी रोजगार करने आएंगे। बिहार के बच्चे ट्रेन में जानवरों की तरह बैठकर। बढ़ते हैं अगली खबर की। जो शांति भंग करे उसे देखते ही गोली मारो। असम सीएम ने पुलिस को दिया सख्त आदेश। असम के धुबरी जिले में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को शाम 6 बजे के बाद शूट एट साइट यानी देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है। बांग्लादेश सीमा से सटे मुस्लिम बहुल इस कस्बे में हाल ही में एक समूह ने भड़काऊ पोस्टर लगाने और धार्मिक स्थलों के पास गोमांस के टुकड़े फेंके थे, जिसके बाद माहौल गरमा गया। हालात को काबू में करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ की तैनाती की जा रही। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी है कि धुबरी में हनुमान मंदिर के पास फेंके गए गोमांस के टुकड़े पर कार्रवाई करते हुए रात भर में 38 लोग गिरफ्तार किए गए। क्या करेगा, हमको एक दिन पकड़ेगा तभी तो ठीक होगा ना। तो आज अभी जाके आप अपना केस रजिस्टर कर दीजिए और कोई फिक्र करने का बात नहीं है। मैं यहाँ जरूरत होने से तो अगले सप्ताह और आऊँगा, तो आप लोग को कोई फिक्र नहीं करने का बात नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ CCTV लगा देगा। ধুবুৰীত বাৰে বাৰে এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাক হৈ আছে। চব অহাবাৰটো বকৰীদৰ পিছদিনা ইয়াত ময়ে থাকিম, ইয়াতে ৰাতি ময়ে থাকিম। ঈদৰ দিনাখন মই ইয়াত আহি যাম আৰু ইয়াত মই থাকিয়ে দিম। এইবাৰ এতিয়া মই কৈ থৈ গ'লো, এইটো হ'ব নোৱাৰে। কোনোবাই এজন দুজন মানুহে, সাধাৰণ হিন্দু মানুহো ভাল, সাধাৰণ মুছলমান মানুহো ভাল, এটা দুটা চক্ৰই গোটেই পৰিৱেশটো বেয়া কৰিব। আৰু এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত ইয়াক মানি লোৱা নহ'ব। বেলেগ কথা বেলেগ আছিল। আমি এতিয়া মই হনুমান মন্দিৰতো যাম চাবৰ কাৰণে, আৰু য'ত গৰুৰ মাথা আহিছিলে, আৰু এনেকুৱা কাম নহ'ব। লাগিলে অহাবাৰ গোটেই ৰাতি মই হনুমান মন্দিৰত নিজে বহিম। কোনো কাৰণতে আমি ধুবুৰী ঘাটৰ বাহিৰত যাব নিদিওঁ। আৰু আজিৰ পৰাই আপোনালোকে দেখিব, আজি ৰাতি কোনোবা ওলাবতো গুলি খাব। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में फिर 6 दिवसीय दफ्तर शनिवार की छुट्टी खत्म, कर्मचारियों में हलचल। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार अब एक बदलाव करने जा रही है जो 5 दिन की वर्किंग का है। इसको भूपेश बघेल सरकार ने 2022 में 5 डे वर्क लागू किया था ताकि अधिकारी 2 दिन आराम पाकर नई ऊर्जा से काम करें। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पलटने के करीब है। उनका कहना है कि अफसरों कर्मचारियों ने ही बताया कि 2 दिन घर रहने से समय नहीं करता और काम भी अटक जाता है। नई व्यवस्था तय होते ही सरकारी दफ्तर सोमवार से शनिवार तक खुलेंगे, सिर्फ रविवार की छुट्टी रहेगी। फैसला होते ही कर्मचारी संघ, कांग्रेस और राज्य सरकार आमने सामने आ गए। वहीं राज्य कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि 2 दिन की छुट्टी से उत्पादकता घटी नहीं है, उल्टा तनाव कम हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा केवल पिछली सरकार के जनहितकारी फैसले बदलना चाहती। प्रश्न था हाँ 5 दिन का। अब आपने भी इस पर चिंता जताई है, इसके लिए धन्यवाद। कुछ कर्मचारी अधिकारी भी बोल रहे हैं कि ये 5 दिन में मजा नहीं आ रहा है, हम 2 दिन समय काटना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा भी प्रस्ताव आ रहा है। तो आपने भी उसमें ताकत हम लोग को दी है, आगे सोच सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर फारूक अब्दुल्ला चिंतित, विदेश मंत्रालय से की अपील। नेशनल कांग्रेस के प्रधान फारूक अब्दुल्ला ने विदेश मंत्रालय से ईरान में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया, जिस पर इजराइल ने हमला किया है। इजराइल ने शुक्रवार को शुरुआती हमले किए थे, जिसमें शीर्ष सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया गया और ईरान की परमाणु और मिसाइल साइटों पर हमला किया गया। यह 1980 के दशक में इराक के साथ युद्ध के बाद से ईरान के सामने आने वाले सबसे महत्वपूर्ण हमले की तरह लग रहा था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने इजराइल और ईरान से संयम बरतने और आगे किसी भी वृद्धि से बचने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा है कि कदम उठाया जाना चाहिए ताकि ईरान में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा और
कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। उनके परिवार गहरे चिंतित हैं और हम इस कठिन समय में उनके साथ। इस रियासत को आगे अगर चलना है तो हमें उस इंडस्ट्री की तरफ चलना चाहिए जो हमें सस्टेन कर सके। टूरिज्म एक मुसीबत ये है, एक गोली चल जाए कहीं पे ऐसे लोग भागते हैं। मैंने खुद देखा करगिल का जब हुआ, और इस साल ये उम्मीद थी कि करोड़ों में लोग आएंगे और हमारे पास जगह नहीं है उनको रखने की। मगर अफसोस है उन दरिंदों को ये दिखा नहीं जिन्होंने वो कत्ल किया। मैं सारे वतन के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें बेहद अफसोस है जो हुआ, मगर हमने नहीं किया। आप जानते हैं किन ने किया। मगर आइए, वापस आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। बल्कि यहाँ पे भोलानाथ है, अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा आइए, हर तरफ से आइए। और अनफॉर्चुनेटली पूछना पड़ता है जो 1 महीना पहले यहाँ इंसिडेंट हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर जख्म का इलाज जो वक्त होता है, ग्रेजुअली हम देख रहे हैं टूरिस्ट शायद आ रहे हैं। और ओवरऑल आपका नजरिया इस वक्त क्या है, क्योंकि यात्रा भी शुरू होने है? मेरे दो नजरियात हैं। इंडस्ट्री की तरफ चलना चाहिए जो हमें सस्टेन कर सके। टूरिज्म एक मुसीबत ये है, एक गोली चल जाए कहीं पे ऐसे लोग भागते हैं। मैंने खुद देखा करगिल का जब हुआ, कारगिल में कितनी दूरी है, मगर भाग गए लोग। मेरी हुकूमत थी, डर गए। इसे जहां तक आज है, आज सबसे ज्यादा जरूरी है इन लोगों ने जिन्होंने अपने गिरवी रख के जो भी उनके पास था, बैंक लोन लेके अपने होटलों को ठीक किया। पोनी वालों ने घोड़े खरीदे, टैक्सी वालों ने टैक्सी खरीदी, हर एक ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए नहीं, कि अपने पाँव पे खड़े हो। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इस टूरिज्म ने हमें दिया था। और इस साल ये उम्मीद थी कि करोड़ों में लोग आएंगे और हमारे पास जगह नहीं है उनको रखने की। मगर अफसोस है उन दरिंदों को ये दिखा नहीं जिन्होंने वो कत्ल किया। उनको ये दिखा नहीं इन मासूमों को क्या होगा, जिनके पास अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। यही है ये खूबसूरती जो उसने दी है, जिसको हम बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इससे बहुत ज़रूरी है। मैं सारे वतन के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें बेहद अफसोस है जो हुआ, मगर हमने नहीं किया। आप जानते हैं किन ने किया। मगर आइए, वापस आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम ही नहीं, बल्कि यहाँ पे भोलानाथ है, अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आइए, हर तरफ से आइए, कि अपने घर जब जाएंगे आप उनको बताएंगे कि उसने कितनी खूबसूरती दी है और किस तरह लोग यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। दरअसल क्योंकि जो पहलगाम का इंसिडेंट है, यही बहाना बना दो मुल्कों की कशीदगी के बारे में। जो जंग की सूरत हाल हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रुकी है, लेकिन आउटपुट क्या निकला है इतनी तबाही? देखिए, आउटपुट क्या निकला ये तो अब हिस्टोरियंस ये बताएंगे आगे। मगर मैं हर वक्त ये कहता हूँ, जंग किसी मकसद पे पहुंचने का रास्ता नहीं है। जंग बर्बादी लाता है। इससे भी देखिए क्या उनके यहाँ बर्बादी नहीं हुई होगी, हमारे यहाँ कम बर्बादी हुई। टूरिज्म छोड़ दीजिए, आप जाइए देखिए पुंछ में किस तरह से वहां मासूम बच्चे मारे गए। मासूम 18 हमारे यहाँ उसके शिकार हुए हैं। राजौरी में 6, उड़ी में, टंगधार में। कौन सा बॉर्डर इलाका है? अब वक्त हो चलो दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। MNS न्यूज़ पुढील वाटचाली स्कूप आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच